नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में अब तक पूछे गए साइंस के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग शिफ्ट वाइज यानी कि सेट वाइज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 2016 से 2022 तक जितने भी सेट हुआ है टोटल 183 शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस के प्रश्न को हम लोग इस चैनल पर और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले आपको क्लास 5 तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, और ये क्लास 6 है। ठीक है, और ये साइंस सीरीज में हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे मालूम? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये क्या इन्वायरमेंट एंड पारिस्थितिकी यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, फिर है विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर। इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को भी साथ में पढ़ते जाएंगे, है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, ताकि आने वाले जो आपका एग्जाम है इसमें आपको पूरी से पूरी क्वेश्चन आप 25 साइंस में करके आएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें जो कि 30 मार्च 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में ये सब प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसमें सेट नंबर 7 है, इसमें सेट नंबर 8 भी इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये पूछा भी था कि माचिस की तीलियों में डैश होता है। तो माचिस की तीलियों में क्या होता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या तो पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फास्फोरस होता है ना। माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। ठीक है, माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? तो P होता है। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 15 होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? फास्फोरस का परमाणु भार होता है 30 होता है ना। 30 मोटा मोटी याद रखना है ना, 30.97 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फास्फोरस से एक प्रश्न और पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो फास्फोरस को ठंडे जल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। इसी टाइप का 2 प्रश्न और है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को याद रखना है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी का तेल में रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को, और फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इसमें क्या है, देखिए सल्फर का अगर बात करें तो इसका जो प्रतीक होता है S होता है। ठीक है, सल्फर का प्रतीक S होता है। इसका परमाणु संख्या 16 होता है। फास्फोरस का प्रतीक आपको बता दिए क्या? P होता है, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 15। और मैग्नीशियम का जो होता है प्रतीक Mg होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 12। पोटेशियम का प्रतीक जो होता है वो K होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। फास्फोरस का P होता है और पोटेशियम का क्या होता है? K होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसकी परमाणु संख्या जो पोटेशियम का होता है 19 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है ना? मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसी तरह एक प्रश्न आता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कम से कम यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर होता है। ये ध्यान रखना है, दोनों एक जैसा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जामों में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और प्रतिध्वनि के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो 17 मीटर होता है। ठीक है, अच्छा, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है ये मालूम? कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक, याद रखना है, 1/10 सेकेंड यानी कि 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, अच्छा, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कोर्निया। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या रिपीट होते रहता है ना। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कोर्निया दान दिया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा ये कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस। आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 प्रश्न और क्या आता है कि दूरदृष्टि अगर दोष है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है,
अब इसमें क्या है, दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी आसान है, लेकिन कभी कभी आपको कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो इसको ऐसे याद करना है ताकि जैसे कि दूरदृष्टि निकट दृष्टि में एग्जाम में अगर आता है, अब कहाँ वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया कि दूरदृष्टि दोष के ठीक करने के लिए अवतल होगा या तो उत्तल होगा। तो ये कन्फ्यूजन आपको कभी ना हो, है ना, और हमेशा हमेशा के लिए आसानी से याद हो जाए। तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए दूर में क्या 2 लेटर है, तो 2 लेटर को ठीक करने के लिए इस पर 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, यानी कि उत्तल, है ना, उत्तल में 3 लेटर है। और 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए, यानी कि निकट में 3 लेटर है, तो 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए इस पर कौन सा लेंस चढ़ाएंगे, तो 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, अवतल, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए इसमें हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का, तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूर्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्या क्या मालूम, बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, या तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है, पूछे तो कौन सा, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है सूर्य में 73% पाया जाता है, ठीक है। हीलियम की बात करें, हीलियम कितना पाया जाता है, तो हीलियम इसमें 24% पाया जाता है। यानी कि सूर्य में पूछे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखना है। सूर्य पूछे या तो ब्रह्मांड पूछे या तो तारा पूछे, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व प्रचुर मात्रा में कौन सा है, हाइड्रोजन है। इस तरह के 4 प्रश्न हैं सबसे ज़्यादा वाला। जैसे कि आपको पूछेगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, या तो गैस कौन सा है, तो वो नाइट्रोजन है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है। भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी ऑक्सीजन है। यानी कि मानव शरीर और भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन, और सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, सूर्य में देखिए हाइड्रोजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो इससे रिलेट करके ना 1-2 प्रश्न आपको याद रखना है। कैसे, देखिए, सूर्य में ऊर्जा किस विधि द्वारा निर्मित होता है, तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा इसमें ऊर्जा होती है, ठीक है। यानी कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। तो इससे रिलेट किसको करना है, हाइड्रोजन बम को, है ना। हाइड्रोजन बम जो है ये किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसको इसलिए रिलेट करना है क्योंकि परमाणु बम जो है उससे पूछा जाएगा किस पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। तो रिलेट कैसे करना है, देखिए, आपको हाइड्रोजन बम, अब परमाणु बम में कन्फ्यूजन ना हो कभी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है या तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है ना, वो हाइड्रोजन से रिलेट करना है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है। तो वहीं से रिलेट करना है कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बम वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है ना, क्योंकि हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम बच जाएगा, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना आपको। यहाँ पर है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डैश था। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है एप्पल, है ना। भारत का जो है प्रथम पहला संचार उपग्रह एप्पल था। अगर सिंपल पूछे कि भारत का पहला उपग्रह कौन था, है ना, तो वो था आर्यभट्ट, ठीक है। लेकिन संचार उपग्रह में क्या हो जाएगा आंसर, एप्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 1981 में। और आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह जो था, इसको प्रक्षेपित किया गया था कब, 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। ये समूह का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है फायरवॉल, है ना। फायरवॉल जो है इस समूह का इसमें सदस्य नहीं है, क्योंकि फायरवॉल
इसलिए नहीं है कि ये बाकी जो चीज़ें हैं यूनिक्स है, एमएस डॉस है या तो विंडोज़ है, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक सिस्टम है जिसे अनधिकृत पहुंच की रोकथाम के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये फायरवॉल अलग है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में है यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज़। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं आपको याद रखना है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस एक्स, लिनक्स जो कि यहाँ दिया था ऑप्शन मैंने, लिनक्स जो है ना, ये वाला क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ यूनिक्स है ना, यूनिक्स है यहाँ, और लिनक्स यूनिक्स दोनों होता है, ठीक है। देखिए यहाँ यूनिक्स है, ये यूनिक्स है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, iOS है, विंडोज सर्वर है, मल्टिक्स, ये सभी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सेट 8 यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। टोटल कितना 183 सेट का हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसमें कि जो कि लाटेस्ट एग्जाम 2022 तक हुआ है वो सारा लाटेस्ट पैटर्न पर सभी प्रश्नों को हम लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया CBT 1 में ना, स्टेज 1 में 30 मार्च 2016 का शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में है, ठीक है। याद रखना है फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस से और रिलेट करके क्या कर सकते हैं, तो अभी जो ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही किया गया था ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में ही लागू हुआ था सबसे पहले जीएसटी, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और सुबह में क्या है, आपको ग्रुप डी का भी क्लास चल रहा है, ठीक है। इसलिए जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो लोग ग्रुप डी का जो साइंस का है, साइंस में भी, उसमें भी जो कि लाटेस्ट 2022 का 99 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, वो सभी और भी जो साइंस के प्रश्न है पूरे स्टडी उसमें करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सुबह वाली क्लास जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो कितने डेसिबल से ऊपर का जो शोर होता है वो कान में दर्द और एवं क्षति का कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लगभग 130 डेसिबल, है ना। 130 डेसिबल अगर होता है, अगर ध्वनि है, उसकी शोर है, तो ये कान में दर्द और क्षति हो सकती है, ठीक है। 130 डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ध्वनि का मापने की इकाई क्या होता है? तो डेसिबल होता है, ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल होता है, ठीक है। ध्वनि कौन सा तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। याद आपको कैसे करना है? ध्वनि दैर्घ्य यानी कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्रकाश क्या है? निर्वात में भी गमन करती है और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि सबसे अधिक किस में गति होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। अब प्रकाश की अधिकतम चाल होती है कहाँ? निर्वात में, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान है तो इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। पौधों का में अध्ययन किया जाता है। पौधों में जो कि जल का है ना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में जल का वहन कौन करता है, कौन सा उत्तक? तो जाइलम करता है, ठीक, ये याद रखना है। और भोजन का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। इसको याद कैसे रखना है? देखिए जल जाइलम और भोजन को लिखना क्या? फूड है, फूड मतलब भोजन होता है, तो फूड फ्लोएम ऐसे याद रहेगा आपको। जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम। तो जल का वहन करता है जाइलम और फूड का वहन करता है फ्लोएम, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वो कहाँ? हरी पत्तियों में होता है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। और पत्तियों का हरा रंग जो होता है पौधों में क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो है ना मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा था? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो होता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज जो होता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है। अब प्रकाश संश्लेषण का अगर पूछे अंतिम उत्पाद क्या होता है तो वो जल होता है, ठीक। नेक्स्ट है चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो होता है ये किस वायरस के कारण? तो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चेचक जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। अरे चेचक का टीके की खोज किसने किया था मालूम? एडवर्ड जेनर ने किया था।
टीके का सबसे पहले अगर खोज किया था दुनिया में किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था। और किसका, तो ये चेचक के टीके का ही खोज किया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और रही बात क्या, वायरस की खोज किसने किया था, तो इवानो वास्की ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था, ठीक है। कुछ वायरस है जिसके कारण, जैसे यहाँ पूछा गया चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है, वेरिसेलक वायरस के कारण होता है। तो कुछ अति महत्वपूर्ण वायरस है जिसके कारण जो बीमारी होती है वो आपको याद रखना है। जैसे कि डेंगू किस वायरस के कारण होता है, तो डेवन है ना, डेन यहाँ पर इंग्लिश में क्या है, DNV14 के कारण क्या होता है, डेंगू होता है। रेबीज जो होता है ये किस वायरस के कारण होता है, तो लाइसा वायरस के कारण होता है ना, लाइसा वायरस के कारण रेबीज होता है। एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है ना, HIV वायरस के कारण होता है एड्स। और बर्ड फ्लू जो है ये होता है H5N1 वायरस के कारण, बर्ड फ्लू H5N1। और एक होता है इसी तरह स्वाइन फ्लू जो होता है ना H1N1 के कारण होता है, ठीक, वो भी ध्यान रखना है। और इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण, तो ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण। और सर्दी या जुकाम जो होता है वो राइनो वायरस के कारण होता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, ये किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है, तो कीमोथेरेपी जो है ना वो जो कैंसर का इलाज की जो प्रक्रिया है वो कीमोथेरेपी कहलाता है। तो यहाँ पर कैंसर है ऑप्शन नंबर C में, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कैंसर के इलाज में है ना कीमोथेरेपी उपचार दी जाती है, ठीक है। रही बात कैंसर की, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है ना, ऑन्कोलॉजी। और कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है MS ऑफिस एक है, तो MS ऑफिस क्या है, तो MS ऑफिस इसमें है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उदाहरण है आपको ध्यान रखना है, जैसे कि है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और ऑटोकैड, गूगल क्रोम, ये सब क्या है, गूगल क्रोम भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फायरफॉक्स, सफारी, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ठीक। नेक्स्ट है खगोलीय लीप है ना, एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष को डैश में मापा जाता है। खगोलीय लीप वर्ष को किस में मापा जाता है, तो इसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई टोटल दूरी जो होता है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष आप लिख सकते हैं कि एक मतलब प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड है, तो गुना एक वर्ष है ना, एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो एक वर्ष क्या होता है 365 दिन होता है, लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड है तो सेकंड में इसको बदलना है, तो गुना कितना कर देंगे, इसमें 365 दिन है तो 24 से गुना करेंगे पहले, उसके बाद फिर घंटा में बदलेंगे 60 से गुना, फिर मिनट में बदलेंगे, फिर 60 से, फिर बदलेंगे इसको 60 सेकेंड में बदलना, फिर 60 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गुना करिएगा ना तो टोटल आएगा 9.46 प्रकाश वर्ष है ना, 9.46 गुना 10 के पावर मीटर में आएगा ना, 10 के पावर 15 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, आप ये लिख सकते हैं 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। किलोमीटर में बोले तो 12 हो जाएगा ना, 1000 से भागा देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा किलोमीटर, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो एक चीज़ यहाँ से ये भी आता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है सिंपल में कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो इसमें दूरी मापने की इकाई है, ठीक है, दूरी मापने की इकाई है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो है पारसेक, और एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना, 26 प्रकाश वर्ष होता है, ये याद रखना आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य क्या है ना, तो PM का यानी कि PM का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो PM क्या होता है, वायु प्रदूषण में PM होता है पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, कणिकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर आपको मिलता है क्या PM 2.5
और PM10 मिलता है। तो ये क्या है? तो देखिए 2.5 माइक्रोन से छोटे कणों को PM2.5 कहा जाता है और 10 माइक्रोन या उससे कम व्यास वाले कणों को PM10 कहा जाता है। और PM2.5 और PM10 दोनों ही वायु प्रदूषण के कारण हैं। नेक्स्ट है GSAT-16 है ना। GSAT-16 क्या है? तो GSAT-16 क्या है? तो ये है संचार उपग्रह है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, संचार उपग्रह। GSAT-16 क्या है? एक संचार उपग्रह है। और GSAT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको याद रखना है, जैसे कि पृथ्वी की सतह से भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी की सतह से भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक। ये प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न यहाँ से आता है क्या? भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो वो 24 घंटा होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो खाना पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो LPG गैस का प्रयोग करते हैं ना। तो LPG कहाँ है? LPG है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2016 में। और अभी जो टेक्नीशियन के एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम है ना, जाकर देख लीजिएगा। टेक्नीशियन को जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 में, उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म 2 बार पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए जो प्रश्न रहता है इंपॉर्टेंट, उसी से प्रश्न रिलेटेड और उसी टॉपिक से अधिकतर प्रश्न ज़्यादातर रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो लिक्विफाइड LPG का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक ऑप्शन में हो सकता रहेगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन ध्यान रखना है लिक्विफाइड होता है ना। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। अच्छा, LPG में जो LPG का गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है? इसको रिलेट जैसे कर लेना, जैसे LPG सिलेंडर होता है ना गैस, तो उसको जब उठाते हैं ना तो BP बढ़ जाता है, ऐसे ध्यान रखना है, बस आपको याद रहेगा। BP बढ़ जाता है, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें मुख्य घटक, मुख्य गैस पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें LPG जो सिलेंडर होता है उसमें गैस का जो लीक का पता लगाने के लिए, वो गंध के लिए कौन सा इसमें मिलाया जाता है रसायन? तो इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या? इथाइल, ठीक है। इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक ऑप्शन में आपको मिथाइल भी रहेगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है, ये जो मरकैप्टन मो है तो यहाँ मिथाइल वाला टिक नहीं करना है, ठीक है। तो इथाइल मरकैप्टन होगा, ठीक। इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी के विवर्तनिकी प्लेटों है ना, जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण भूकंप आता है, ठीक है। अच्छा, भूकंप की बात आई है तो भूकंप से इम्पोर्टेंट चीज़ें कई एग्जाम में पूछा जाता है। भूकंप में कितने प्रकार के कंपन होता है? तो 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सी तरंगें होती है? तो भूकंपी जो तरंग होती है 3 प्रकार की होती है। उसमें होता है P तरंग, उसके बाद S तरंग और L तरंग, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें से पूछा जाएगा आपसे कि भूकंप में सबसे पहले जो कौन सी तरंगें आती है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले आती है P, ठीक है। सेकंड में आती है S, ऐसे रिलेट कर लेना आप, पहले P, सेकंड S और सबसे लास्ट में आता है L तरंग, ठीक है। इसमें सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा है मालूम? जो सबसे लास्ट में आता है, ये सबसे खतरनाक है, सबसे भयानक है। L तरंगे, सबसे विनाशकारी तरंगे अगर पूछे तो वो L तरंगे है। इसको लब तरंगे बोला जाता है, लब। और एक क्वेश्चन आता है कि किसे सतही तरंग कहा जाता है? तो सतही तरंग इसे ही कहा जाता है ना। अगर ऑप्शन में अगर आता है कि सबसे विनाशकारी तरंगें कौन होती है, तो अगर सतही तरंग ऑप्शन में रहेगा तो सतही ही आंसर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। तो सतही तरंग किसे कहा जाता है? तो L तरंग को ही सतही तरंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? तो यानी कि पृथ्वी के सतह पर जो जिस बिंदु पर भूकंप पहले आता है उसे क्या कहा जाता है? तो एपी सेंटर कहा जाता है। एपी सेंटर यानी अधिक केंद्र कहा जाता है, ठीक है।
क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर जहाँ जिस बिंदु पर आएगा तो एपी सेंटर कहलाता है, यानी अधिक केंद्र। ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर जहाँ है ना, भू प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ इसका मूल बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र यानी हाइपोसेंटर कहा जाता है। ठीक, ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है। अच्छा, भूकंप की तीव्रता किस पर मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। किस पर? रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ क्या है? तो सिस्मोग्राफ में भूकंप के ग्राफिक विधि का अध्ययन करते हैं सिस्मोग्राफ में। अब भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में ये नथानियल बोल्डविन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है नथानियल बोल्डविन के द्वारा ये ऑडियो हेडफोन की ये जो पहली बार 1910 में बनाया गया था नथानियल बोल्डविन के द्वारा। ठीक है। हम्फ्री डेवी यहाँ पर है। तो हम्फ्री डेवी ने क्या किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। और रही बात माइकल फैराडे की, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था, है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। और टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है कौन? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है शिमला मिर्च जो है ये प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। बाकी नींबू, आलू और टमाटर ये प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है। देखिए, सामान्य रूप से 3 प्रकार के ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, हेलोजन ब्लीचिंग ब्लीच और ऑक्सीजन ब्लीच और रिड्यूसिंग ब्लीच होता है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 एक प्रमुख ब्लीचिंग एजेंट है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है एक प्रमुख ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट सामान्य रूप से धागों या फूल या वस्त्र उद्योग में रंगों को उड़ाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यही होता है CaOCl2 होता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से आता है, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? तो वो है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन है। CaOCl2 है, तो इसमें ब्लीचिंग एजेंट क्या है? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है। ठीक, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन कहलाता है ना, विद्युत यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत अपघटन केवल दिष्ट धारा द्वारा होता है। ठीक है, दिष्ट धारा द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन से 2 वर्ग परस्पर विशिष्ट है? कौन से 2 वर्ग परस्पर विशिष्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पक्षी और सरीसृप, ये परस्पर विशिष्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी में कितने कक्षीय हृदय होता है? तो पक्षी 4 कक्षीय हृदय इसके पास होता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी पूछे तो वो है हमिंग बर्ड, है ना, हमिंग बर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। ठीक, ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो एक सर्विस है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में यहाँ पर जानते हैं। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर सेवाओं के रूप में कंप्यूटिंग संसाधनों जैसे भंडारण और बुनियादी ढांचे की ऑन डिमांड उपलब्धता है। ठीक है, यह व्यक्तियों और व्यवसायों को स्वयं भौतिक संसाधनों का प्रबंध करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है और केवल उसी के लिए भुगतान करता है जिसका वो उपयोग करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के निम्न प्रकार हैं, जैसे सेवा के रूप में अवसंरचन और सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ निम्न है
क्या क्या इसके लाभ है? तो यह लागत प्रभावी है, यह सुरक्षित है, यह समय के साथ उच्चतम नवाचारों से ग्राहकों को अवगत करता है, इनका अनुप्रयोग सरल, युग्म एवं तीव्र है, एवं इसमें केवल इंटरनेट कनेक्शन सेवाओं तक पहुंच संभव है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, तो विद्युत आवेश का सुचालक इसमें कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा विद्युत का सुचालक है। अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर पूछे तो कौन सा आंसर होगा? तो वो होगा चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक कौन है? तो वो है चांदी। एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है वो कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट यानी कि देखिए अधातु क्या विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट है अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का या ऊष्मा का दोनों का ये सुचालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन यानी कि कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ यानी हेल्प पेज को खोलता है? तो हेल्प पेज को कौन खोल सकता है? तो F1 खोलता है ना, F1 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। F1 क्या है? ये इसको बोलते हैं फंक्शन की है ना। कीबोर्ड पर क्या होता है कि जो ऊपर है ना, देखिएगा कीबोर्ड पर ऊपर फंक्शन की होता है। देखिए F1 F2 F3 इस तरह से F12 तक होता है, ये फंक्शन की कहलाता है। ठीक है, तो हेल्प पेज को खोलने के लिए किस पर क्लिक करेंगे? तो डायरेक्ट F1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हेल्प पेज जो कि है सहायता पेज खुल जाएगी। इस अच्छा कीबोर्ड में अगर पूछा जाए जनरली कितने बटन होते हैं यानी कितने की होते हैं, तो कीबोर्ड में सामान्यतः 104 की होती है। ठीक, तो ये भी याद रखना 104 की होता है। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर में त्रुटियों को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं? तो कंप्यूटर में त्रुटियों को हटाने के लिए डीबगिंग, किसका? तो डीबगिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है निकट दृष्टि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये सामंजस्य कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सामंजस्य। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता वो क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है, सामंजस्य कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मानव नेत्र की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सेट नंबर 9 स्टार्ट होता है जो कि 31 मार्च 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कतई जहर प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए याद रखना है। कुछ अति महत्वपूर्ण जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, या तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोले या तो परमाणु विद्युत गृह बोले। ठीक है, वो जो कि एग्जाम में आता है। तो कुडनकुलम है तमिलनाडु में, और एक और है यहाँ पर कौन सा है? वो कल्पक्कम है ना। पूछे कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु से दो याद रखना है, कुडनकुलम कल्पक्कम, कुडनकुलम कल्पक्कम। अच्छा, अगर पूछे कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? वो है तारापुर। कौन सा है? तो वो है तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो यहाँ से तारापुर से 2 प्रश्न आ जाता है कि सबसे पुराना कौन सा है, और एक तो ये पूछ लिया जाएगा, उसके बाद पूछेगा तारापुर परमाणु विद्युत जो ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक, इसी तरह आपको आएगा कि रावत भाटा किस राज्य में है? तो रावत भाटा जो विद्युत गृह है ये राजस्थान में है। रावत भाटा राजस्थान, याद करना आसान है। रावत रा जैसे आया राजस्थान, राजस्थान राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान। फिर है नरौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो नरौरा है यूपी में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में। तो इसको भी याद करना आसान है, कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक है ना। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक। फिर काकरापारा विद्युत संयंत्र जो है वो गुजरात में है, काकरापारा गुजरात में। ठीक है,
तो ये आपको सभी याद रहेगा। एक बार फिर समझिए, देखिए कूडनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, और रावत भाटा राजस्थान, नरौरा यूपी में, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात में। ठीक है, तो ये सभी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए छोड़ जाते हैं, जो कि कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, मानव शरीर में अग्नाशय किसका भाग है? मूत्राशय तंत्र का, या तो श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र का, या तंत्रिका तंत्र का? मानव शरीर में अग्नाशय किसका भाग है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।